हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो समझ में आया होगा। चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में रिकैप, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है। अब ये टॉर्क जो है ना वो डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर, फोर्स के ऊपर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। फोर्स जो है टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। मतलब अगर कहने का मतलब ये है, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो टॉर्क मेरा बढ़ेगा, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ाऊंगा तो भी मेरा टॉर्क बढ़ेगा। ये चीज़ पिछले क्लास में छूट गया था मेरे से। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फोर्स जो है टॉर्क जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टॉर्क बढ़े, अगर फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है। मतलब एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज ये एक ऐसे गेट है, मतलब ये उसका हिंज लगा हुआ है, गेट का हिंज है, यहाँ पर ऐसे गेट है। तो मैं अगर पूछूं कहाँ पर मैं मिनिमम फोर्स लगाऊं, कहाँ पर मैं मिनिमम फोर्स लगाऊं कि ये गेट मेरा आसानी से खुल जाए। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर लगाता हूँ फोर्स, अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, सपोज ये D1 है। ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर लगाता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये सपोज D2 है। तो कहाँ पर मिनिमम फोर्स लगेगा? तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पर ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वहाँ पर मिनिमम फोर्स लगेगा, जहाँ पर ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वहाँ पर मिनिमम फोर्स लगेगा। तो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बी के ऊपर हमारा फोर्स सबसे कम लगेगा। ठीक है। यही बात, ये चीज़ बता दी है हमको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टॉर्क ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क हमारा इजीली बढ़ेगा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कपल, दूसरा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तीसरा कपल इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे आज। शुरू करते हैं कपल से, शुरू करते हैं कपल से। कपल, कपल क्या है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, opposite forces parallel to each other, parallel to each other, and not acting, and not acting on, not acting on same line, same line forms कपल, फॉर्म्स कपल। ये उसका डेफिनेशन है सेलिना बुक में कपल का। तो ये डेफिनेशन कहता क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ये डेफिनेशन बोलता है कि अगर
सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, अगर दो फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, दो फोर्सेस, सपोज पहला फोर्स है ऐसा F, दूसरा फोर्स है नीचे, ये दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा, मतलब ये अगर F है तो ये भी F होगा, ये अगर F है तो ये भी F होगा, और यहाँ पर ये पिवोट हुआ है, यहाँ पर ये पिवोट हुआ है O, यहाँ पर ये पाइवोट हुआ है, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। इतना कंडीशन को सेटिस्फाई किया तभी हम इसको बोलेंगे कपल, ठीक है। अभी मान के चलो यहाँ से लेके दो फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है D, तो सपोज ये A है, ये B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D/2, इसका आधा होगा ऑब्वियसली, अगर ये टोटल D है तो इसका आधा D/2, इसका आधा D/2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से मोमेंट ऑफ कपल फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा? मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करने के लिए हम लोगों को पॉइंट ए में कितना टॉर्क लग रहा है, पॉइंट बी में कितना टॉर्क लग रहा है, ये दोनों टॉर्क को निकाल के प्लस करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए कितना होगा? फोर्स मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? D/2। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। फिर से मोमेंट ऑफ फोर्स एट B, फिर से क्या होगा? फोर्स, ये F फोर्स एट B के ऊपर बात हो रही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? D/2। तो ये पॉइंट A में कितना टॉर्क लग रहा है, पॉइंट B में कितना टॉर्क लग रहा है, हमने ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको मिलाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल वो कितना आएगा? F इंटू D/2, F इंटू D/2 प्लस F इंटू D/2 प्लस F इंटू D/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा मोमेंट ऑफ कपल कितना मिल जाएगा? यहाँ से ये भी F इंटू D/2 है, ये भी F इंटू D/2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2F इंटू D/2, 2F इंटू D/2 है, ये भी F इंटू D/2 है, ये भी F इंटू D/2 है, तो दोनों F इंटू D/2 है, तो इसलिए 2F इंटू D/2, यहाँ से 2 कैंसल, बचा क्या? F इंटू D। तो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या आया? तो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या आया? आइदर फोर्स मतलब दो फोर्सेस में से एक फोर्स, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स लेना है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये D क्या था? इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस था, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस D था। तो जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या डालेंगे? दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस। हम लोग एक एक टॉर्क, जैसे कि पॉइंट A में टॉर्क कितना है, पॉइंट B में टॉर्क कितना है, ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक फोर्स लेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे बिटवीन द टू फोर्सेस, बात खत्म। इतना हम लोगों को करना होता है। ये था कपल। अभी है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अभी है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला नोट कर लेना,
ये डेरिवेशन भी पॉज करके नोट कर लेना। अभी है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में क्या होता है? When number of forces acting on the body, when number of forces acting on the body produces no change in its state of rest, or of linear motion, or rotational motion, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. ये उसका डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो माइक सही से काम कर रहा है ना? हाँ। और एक ठीक है। और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अभी होता है स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में होता है क्या? सपोज एक बॉडी है, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज ये एक फोर्स है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, सपोज ये एक फोर्स है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, मतलब सेवरल हो गया, ठीक है। दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, या बोल सकते हैं ये फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 0। तो इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन तभी भी हमारा बॉडी रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तब इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट फोर्स मतलब एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स वो कितना है? 0 है, ठीक है। सपोज इसका और एक एग्जांपल है। सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो इस बुक का कुछ वेट होगा नीचे W, जो कि नीचे लगेगा W, और ये टेबल इस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये W को कौन बैलेंस कर रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है, मतलब W को कैंसिल आउट कौन कर रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये इसलिए ये जो बुक है वो रेस्ट में रहेगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैं जो लिख रहा हूँ वो सब नोट बना लेना, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है?
डायनामिक में क्या होता है, और एक बात बताना भूल गया, स्टैटिक में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है, बॉडी रेस्ट में होता है। स्टैटिक में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। डायनेमिक में क्या होता है? डायनामिक में क्या होता है, सपोज एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ये एफ, ठीक है, ये एफ, नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ये एफ है, इधर लगा देते हैं फोर्स, ये एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है, यहाँ पर एफ लग रहा है, यहाँ पर एफ लग रहा है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स है, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ध्यान से देखो, ये एफ को कैंसिल कर देगा, ये एफ को कैंसिल कर देगा, बच्चा कौन? एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन, जो कि कॉन्स्टेंटली लग रहा है, जो कि कॉन्स्टेंटली लग रहा है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। अगर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगे, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब बॉडी मूव तो करता है, सेवरल फोर्सेस एक्ट तो करते हैं, लेकिन वो बॉडी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तभी भी यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल है, सपोज ये बादल है, यहाँ पर एक रेन ड्रॉप, ये एक रेन ड्रॉप है, ठीक है। तो जब भी कोई रेन ड्रॉप नीचे गिरता है तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे, W, इसका वेट नीचे W लगेगा। ऊपर दो फोर्सेस एक्स्ट्रा लगते हैं जो कि अपवर्ड होता है, एक बॉइंट फोर्स होता है जिसको FB बोलते हैं, और विस्कोस फोर्स होता है, FV, विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, विस्कोस फोर्स बोल सकते हैं। विस्कोस फोर्स क्या होता है? ये जो वाटर ड्रॉप है इसके और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग विस्कोस फोर्स। और बॉइंट फोर्स को हमने क्लास 9 में पढ़ा था, अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं। डिटेल्ड में मैं नहीं अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना है, इतना समझ लो, एक अपवर्ड फोर्स लगता है FB, उसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट, ठीक है, ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस इस वेट को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अभी अगर हमको पता है कोई भी बॉडी अगर नीचे गिरता है तो ईच सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज होता है? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका स्पीड इंक्रीज करता है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका स्पीड क्या करता है? इंक्रीज होता रहता है। तो बादल बहुत ऊपर होता है, अगर वाटर ड्रॉप मतलब इतना ऊपर से अगर हमारे ऊपर गिरेगा, उसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि बहुत ऊपर से गिरता है, ईच सेकेंड उसका स्पीड बढ़ भी रहा है। तो बेसिकली इतना ऊपर से गिरेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो हमको हार्म हो सकता है, ठीक है। तो हार्म तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर दो एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते हैं जो कि ये W को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, ये W को बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, सॉरी किसको बोलते हैं, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? अभी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहला कंडीशन है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। एक बॉडी के ऊपर उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है।
ये अभी हमने समझा, तभी हम लोग तो बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दूसरा क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट sum of clockwise movement and sum of anti-clockwise movement about the axis of rotation should be zero, तो ये दो कंडीशन, ठीक है। अभी इस पहला पार्ट तो हम समझ गए, दूसरा पार्ट में एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है कि हमारा नेट टॉर्क कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो जीरो होगा, नेट टॉर्क कितना होगा, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो होगा। ठीक है, मान के चलो, मतलब अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो, नेट टॉर्क कितना होगा, उसका जीरो होगा। अगर ऐसा बोल सकते हैं, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सपोज एक ऐसे बार है हमारे पास, ये फलक्रम है, यहाँ पर दो वेट लगाए गए हैं, ये सपोज W1 है, ये सपोज W2 है, ये W1 है, एक W2 है। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है L1, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है L2, यहाँ से एक डिस्टेंस है L1, एक डिस्टेंस है हमारा L2। ठीक है, तो W1 तो टॉर्क ड्यू टू W1 वो कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू W1 कितना होगा, W1 इंटू L1, अगेन टॉर्क ड्यू टू W2 वो कितना होगा, W2 इंटू L2। ठीक है, ये जो W1 है वो एंटी क्लॉकवाइज है, W1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर प्लस, W2 कितना है, क्लॉकवाइज है, W2 क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस। तो अभी देखो W1 जितना, अगर इस बार को पूरा ऐसे स्ट्रेट रहना है, मतलब ऐसे पूरा सीधा रहना है, तो W1 जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, W2 जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दोनों को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 इंटू L1 क्या है वो, प्लस इज इक्वल टू माइनस W2 इंटू L2। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, W1 L1 प्लस W2 L2 इज इक्वल टू 0, W2 L2 इक्वल टू 0। तो यही बोल रहा था ना कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के और क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जब करेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी बोलेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। देखो सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा ना, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ
क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, मूवमेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये हमको बोलता है। ठीक है, अभी जैसे अभी देखो, इसी चीज को मैंने यहाँ पर समझा चुका है ऑलरेडी। अभी देखो, सपोज ये हमारा दो बॉडी था, ठीक है, सॉरी दो बॉडी बोल रहा हूँ, गलती हो गया, सॉरी, दो बॉडी। सपोज एक मतलब एक बार था हमारे पास, यहाँ पर एक वेट रखा हुआ था W1, यहाँ पर एक वेट रखा था W2। तो टॉर्क ड्यू टू W1 कितना था, W1 इंटू L1। टॉर्क ड्यू टू W2 कितना था, W2 इंटू L2 था। ठीक है, अगर इस बार को स्ट्रेट होना होता था, देखो ये जो W1 है वो क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और टॉर्क ड्यू टू W2 देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो W1 इंटू L1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। W2 इंटू L2 क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये बार स्ट्रेट है, मतलब बैंड कहीं भी ऐसे ऐसे करके बैंड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों का टॉर्क क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है, ये मतलब ये जितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, ये भी उतना फोर्स से नीचे खींचेगा, तभी ये इक्वल होंगे, सॉरी तभी ये स्ट्रेट रहेगा, नहीं तो इधर या उधर बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मूवमेंट क्या बोलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर नहीं होगा, तो ये बार हमारा स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे टिल्ट होता रहेगा। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है टॉपिक्स को अच्छे से समझाने के लिए। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।